नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9, 10, 11 और 12 की पुस्तक से विकारी शब्दों के बारे में। तो विकारी शब्दों में हमने पढ़ लिए हैं संज्ञा, सर्वनाम और अब पढ़ेंगे विशेषण। ये अध्याय 3 है, इसमें विकारी शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों में तीसरा है विशेषण। विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। कुछ पुस्तकें में क्रमशः है ये नीला है, यह आकाश की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। इसी तरह छोटी लड़की में छोटी शब्द है, यह विशेषण है, और दुबला आदमी में दुबला शब्द है, ये विशेषण है। कुछ पुस्तकें में कुछ विशेषण हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य हैं। तो हमें एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो जो शब्द विशेषता बतलाए वो तो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे आकाश की विशेषता बताई जा रही थी कि आकाश है नीला, ये लड़की है, आदमी की विशेषता बताई जा रही थी, कुछ पुस्तकें, तो पुस्तकों की विशेषता बताई जा रही थी, तो ये पीछे वाले शब्द हैं वे विशेष्य हैं और विशेषण लगभग आगे ही प्रयुक्त होते हैं। विशेषता मुख्यतः विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं इनके प्रकारों के बारे में। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषणों में गुण, दोष, रंग, रूप आदि आएंगे। फिर संख्यावाचक विशेषणों में संख्याओं का बोध होगा। तो पढ़ते हैं हम गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला है, ये रंग काले रंग का है। पुराना है, भला है, ये स्वभाव है। छोटा ये आकार का बोध करा रहा है। मीठा ये गुण का बोध करा रहा है। देसी है, पापी ये एक दोष है। धार्मिक है, ये स्वभाव है। इस तरह का बोध कराने वाले गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरे नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या काल गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और दूसरे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अर्थात निश्चित संख्या का बोध कराने वाले निश्चित संख्यावाचक होंगे और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। तो निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक के अंतर्गत है 1, 2, 3। क्रमवाचक में पहला और दूसरा, अर्थात कक्षा में पहला स्थान आया है, दूसरा स्थान आया है। कितने छात्र बैठे हैं तो गिनकर बताएंगे 1, 2, 3, 4, इस तरह। आवर्तीवाचक दुगुना, चौगुना, अर्थात 2 की आवर्ती 2 बार करेंगे तो चौगुना हो जाएगा। इसी तरह समुदायिक वाचक दोनों, तीनों, चारों, इस तरह निश्चित संख्यावाचक सर्व विशेषण है ये। फिर है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण में कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, इस तरह अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। फिर है परिमाणवाचक विशेषण।
वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें भी दो उपभेद किए गए हैं। जिस तरह से संख्यावाचक के दो भेद थे, निश्चय और अनिश्चय, उसी तरह परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित इसके दो भेद हैं। निश्चित में 2 मीटर, उसमें तो संख्याओं के बारे में था, और इसमें परिमाण के बारे में है। 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर जिनको मापा या तोला जा सकता है वो परिमाण के अंतर्गत आएंगे। अनिश्चित में थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, अर्थात जिनको मापा या तोला नहीं जा सकता है, अनुमानतः है, वो अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत आएंगे। इसमें वैसे संख्याएं नहीं आएंगी, माप तोल वाले, लीटर वाले, इस तरह के शब्द आएंगे। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अर्थात इसमें शब्द तो सर्वनाम होंगे लेकिन वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे, और संकेत किसी की ओर संकेत करेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इस गेंद को मत फेंको, तो इसमें इस शब्द है, यह एक सर्वनाम शब्द है और ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है, तो इन वाक्यों में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण है। फिर इसका 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर या अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, तो जोधपुर स्थान था और उसकी जूतियों की विशेषता बता रहा है, तो ये जोधपुरी जूती है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसी तरह बनारस की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए, वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ये शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। विशेष में कतिपय विद्वान एक और प्रकार विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक आदि। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था के 3 प्रकार माने गए हैं, और विशेषण के ये 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और पहला प्रकार था गुणवाचक विशेषण। और अब है विशेषण के अवस्थाएं। पहली अवस्था है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो ये सिर्फ सामान्य ही स्थिति का बोध है। अच्छा होना, अच्छा लड़का, यह रहीम की विशेषता है, ये इसकी मूल अवस्था है विशेषण की। फिर नेक्स्ट है उत्तरावस्था। पहली मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठ है, तो ये इससे श्रेष्ठ होना या अच्छा होना, किसी की विशेषता की जाए, 2 में तुलना की जाए, तो वह उत्तरावस्था है। फिर तीसरी है उत्तमावस्था, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, तो है उत्तमावस्था है। पहली है मूलावस्था, जिसमें किसी की तुलना नहीं की जाती। दूसरी है उत्तरावस्था, जिसमें 2 की तुलना की जाती है और तीसरी है उत्तमावस्था, जिसमें बहुतों से
दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है तो वह उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था का उदाहरण है अकबर सबसे अच्छा है, अर्थात बहुतों में से इसे श्रेष्ठ बताया गया है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। फिर है अवस्था परिवर्तन। इन अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होते हैं? मूलावस्था के शब्दों में तर या तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। हम देखते हैं, जैसे ये मूलावस्था है तो इसको उत्तरावस्था में बदलेंगे तो उच्च के आगे तर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये उच्चतर है, और इसके आगे तम प्रत्यय करेंगे तो ये उत्तमावस्था बन जाएगी। इसी तरह श्रेष्ठ में तर प्रत्यय का प्रयोग करने से उत्तरावस्था श्रेष्ठतर और तम प्रत्यय का प्रयोग करने से उत्तमावस्था श्रेष्ठतम बन जाएगी। इसी तरह तीव्र का तीव्रतर और तीव्रतम बन जाएगा। अच्छा से अच्छा को उत्तरावस्था में बदलेंगे तो से का प्रयोग करेंगे इसके आगे तो से अच्छा हो जाएगा, और उत्तमावस्था में बदलेंगे तो इसके आगे सबसे लगा देंगे तो सबसे अच्छा हो जाएगा। इसी तरह ऊंचा से अधिक ऊंचा और सबसे ऊंचा। तो हमने देखा कि मूलावस्था को उत्तरावस्था में और उत्तमावस्था में कैसे बदला जाता है। फिर है विशेषण की रचना, अर्थात विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण शब्द बन जाता है। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण बनाना। प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित। स्वर्ण संज्ञा से स्वर्णिम विशेषण बना लिया। फिर जयपुर से जयपुरी, धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विषैला, बुद्धि से बुद्धिमान, गुण से गुणवान, दूर से दूरस्थ। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि दूरस्थ विशेषण है तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, तो होगा दूर शब्द। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा। मैं सर्वनाम है तो मेरा विशेषण है। तुम सर्वनाम, तुम्हारा विशेषण। वह से वैसा, कौन से कैसा। इसी तरह क्रिया से विशेषण है। भागना क्रिया है तो इससे भगोड़ा विशेषण बनेगा। लड़ना क्रिया से लड़ाकू और लूटना क्रिया से लुटेरा विशेषण बनेगा। इसी तरह है अवयव से विशेषण। आगे अवयव है तो अगला विशेषण, पीछे से पिछला विशेषण, बाहर से बाहरी विशेषण बनेगा। इस तरह हमने विशेषण शब्दों को पढ़ लिया है। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया। थैंक यू।